नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आप सुन रहे हैं प्रकाश भारती का नावल 60 लाख का चक्कर। ये उसका सेकंड पार्ट है, सेकंड एंड लास्ट पार्ट है, जिसका नाम है दूसरी औरत। तो मैं इसी में ही इंक्लूड कर रही हूँ इस वाले नावल को भी, जो इसका दूसरा पार्ट है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे पसंद करेंगे। कॉपीराइट की वजह से मैंने इसका नाम मतलब टाइटल में और थंबनेल में नहीं लगाया है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। तो शुरू करते हैं नावल दूसरी औरत। अंधेरी सुनसान सड़क पर भागते विक्रम को पीछे दूर कहीं से आती सायरन की आवाज़ सुनाई दी। साफ जाहिर था फायर की आवाज़ सुनकर किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था और अब तक आग के बारे में भी सूचित किया जा चुका होगा। विक्रम और ज़्यादा तेज़ी से भागने लगा। शैलजा की वहाँ उसके हाथों में थी। वो बुरी तरह हाफ रही थी। विक्रम बेरहमी से खींचता हुआ जबरन उसे साथ भागती रहने पर मजबूर कर रहा था। वो मन ही मन उस घड़ी को कोस रहा था जब निशा सिंह की बातों में आकर इस बखेड़े में पड़ा। उसका रोम रोम गुस्से से कांप रहा था और ये सारा गुस्सा शैलजा पर था। निशा का कोल्ड ब्लडेड मर्डर उसकी सौतिया डाह का नतीजा रहा हो सकता था, लेकिन बेसमेंट में उसने जानबूझकर इरादतन आग लगाई थी, जो अपने आप में इस बात का सबूत था कि इस दोनों कामों के पीछे इस चालाक औरत की ज़रूर कोई गहरी चाल थी और उसकी इस चाल ने सर्वनाश का मुकम्मल इंतज़ाम कर दिया था। विक्रम का जी चाहा कि उसका गला घोटकर यहीं मार डाले और उसकी लाश वहीं फेंक कर कार लेकर भाग जाए। इस तमाम बखेड़े से उसका रिश्ता जोड़ने वाली निशा सिंह तो मर चुकी थी, इसलिए अब किसी का भी ध्यान उसकी ओर नहीं जा सकेगा। लेकिन सूजी का ख्याल आते ही उसे ये विचार दिमाग से झटक देना पड़ा। ये ठीक था, मौजूदा हालात में शैलजा को साथ रखना एक ऐसी भयानक बम को साथ लिए घूमना था जिसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में था। इसके बावजूद विक्रम ऐसा करने पर मजबूर था। शैलजा से आसानी से लॉकर्स की चाबियां तो वो छीन सकता था, लेकिन लॉकर्स किस नाम से और किस बैंक में थे उससे कबूलवाने का ना तो विक्रम के पास वक्त था और ना ही इस बात की कोई गारंटी थी कि किसी भी दबाव या मृत्यु के डर से वो सच बता ही देगी। वो साफ कह चुकी थी कि उस रकम को किसी और के हाथ हरगिज़ नहीं पड़ने देगी। इस चालाक औरत को चालाकी से ही मात दी जा सकती थी और मुनासिब वक्त आने तक उसे न सिर्फ साथ रखना होगा बल्कि बड़ी पूरी हिफाजत भी उसकी करनी पड़ेगी। इस असलियत को स्वीकारने के बावजूद उसके प्रति विक्रम के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। गिरती पड़ती सी शैलजा उसके साथ घिसट रही थी। वो पेड़ों के घने साए में खड़ी कार के पास पहुंचने वाले थे। विक्रम जेब से कार की चाबियां निकाल चुका था। सायरन की आवाज़ अभी भी काफ़ी दूर पीछे कहीं से आती हुई सुनाई दे रही थी। विक्रम ने शैलजा को धकेलकर कार का दरवाज़ा खोला और कंधे पर लटका अटैची नुमा बैग उतारकर पिछली सीट पर फेंका और ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। शैलजा दूसरा दरवाज़ा खोल के उसके बगल में आ गिरी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी सांसें लोहार की धौंकने की तरह चल रही थी। विक्रम ने कार दौड़ानी आरंभ कर दी। हालात से बौखलाए और गुस्से से सुलगते विक्रम के दिमाग का एक हिस्सा अभी भी सही ढंग से काम कर रहा था, इसलिए डैशबोर्ड के सीमित और धूमिल प्रकाश में शैलजा पर निगाह पड़ते ही वो तेज झटका सा खाकर रह गया। वो खाली हाथ थी, उसका हैंडबैग उसके पास नहीं था। अब वो सकुशल हाईवे पर पहुंच गए थे। दूर दूर तक अन्य कोई वाहन नजर नहीं आया। विक्रम दक्षिण की ओर कार दौड़ाने लगा। वो जानता था बेहोश पुलिसमैन और मकान में लगी आग को देखने के बाद मुश्किल से घंटे भर में पुलिस ने उस इलाके की तमाम सड़कें ब्लॉक करा देनी थी। गुस्से से दांत पीसते विक्रम को लगा कि वो एक भयानक मजाक बनकर रह गया था और जिसकी वजह से वो इस बखेड़े में पहले ही गले तक फंस चुका था और अभी भी खुद को फंसाए जा रहा था, वही चीज़ गायब हो चुकी थी। शैलजा अपने हैंडबैग को मकान में ही छोड़ आई थी जिसमें लॉकर्स की चाबियां थी। अब वो चाबियां हमेशा के लिए मकान की राख के ढेर में दबकर रह जानी थी और बैग में रखे 30,000 रुपये भी उन्हीं के साथ सुहा हो जाने थे। यानी अब उनके पास कुछ नहीं था। पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी और वो बगैर पैसे ना तो भागकर कहीं दूर जा सकते थे और ना ही कहीं खुद को छुपा सकते थे। विक्रम जितना उत्तेजित, परेशान और फिक्रमंद था, शैलजा उतनी ही बेफिक्र थी।
वो यूं इत्मीनान से सीट पर पसरी हुई थी कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ ही देर पहले जो भयानक कांड उसने किया था, उसका मामूली सा भी असर उस पर नजर नहीं आ रहा था। उसकी इस हालत पर विक्रम को ताज्जुब से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो मुस्कुराई। तुम परेशान और गुस्से में लगते हो? बको मत। अजीब बात है, तुम्हारी दगाबाज पार्टनर को आसान मौत देकर उसकी चिता भी मैंने जला दी। इसके लिए मेरी तारीफ करने के बजाय तुम मुझ पर ही बिगड़ रहे हो। चुप हो जाओ तुम। हो तो तुम्हें अपनी सहेली की मौत का दुख हो रहा है? विक्रम उसे उलझने के बजाय सोचने लगा कि पुलिस ने उस तरफ शहर की सीमा के बाद जहाँ से वो गुजर चुके थे अगला रोड ब्लॉक कहाँ लगाना था, अगले कस्बे से परे या पहले। तुम बताते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? शैलजा ने उसे टोका। तुम नहीं जानती? नहीं। अगर तुम्हें पेचीदगियाँ पैदा करने और खतरों से खेलने का इतना ही शौक है, वो दांत पीसते हुए बोला, तो पुलिस को फ़ोन करके बता दिया होता कि हम तुम्हारे मकान में थे। और उससे क्या होना था? तुम्हारा शौक पूरा हो जाता और उस सूरत में पुलिस से बचने का भी कोई रास्ता शायद निकल ही आता। ना तो अभी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? सबसे बड़ा पहाड़ तो ये टूटा है जिस चीज़ के लिए हमने यहाँ आने का रिस्क लिया था, अपने पागलपन की वजह से तुम उसे वहीं पर छोड़कर आ गई। हो समझी, तुम उन चाबियों की वजह से परेशान हो रहे हो। हालांकि अब इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ अपना हैंडबैग कहाँ छोड़ आई हो? कहीं नहीं, उसे तो मैं साथ लाई हूँ। अच्छा, तो कहाँ है? पीछे मेरे ट्रैवलिंग बैग में रखा है। विक्रम ने निश्चिंता सी अनुभव की, मानो उसके दिमाग पर लदा एक भारी बोझ एकाएक हट गया था। फिर अचानक उसे कुछ याद आया तो वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया। बेसमेंट में शैलजा द्वारा निशा को शूट किए जाने और आग लगाए जाने के बाद हुई भारी हड़बड़ी में ये इत्तेफाक ही था कि उसका पैर बैग से लग गया था और उसने बैग को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बैग वहीं छूट जाता और आग की लपटों में भस्म हो गया होता, और उसी के साथ सूजी को बचाने की इकलौती उम्मीद भी खत्म हो जानी थी। लेकिन इस बारे में शैलजा से उलझना या उस पर गुस्सा जाहिर करना बेकार था, इसलिए वो खामोशी रहा। और अब क्या सोच रहे हो तुम? पुलिस के बारे में? क्या अब तक रामनगर का पूरा पुलिस विभाग तुम्हारे लॉन में जमा हो गया होगा? उनके पास रेडियो कार भी है और रामनगर से कहीं जाने के लिए सिर्फ 4 मेन रोड्स हैं। वो इन सबको आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं और अब तक शायद कर भी चुके होंगे। इस हालत में हमारा अगले कस्बे तक पहुंच पाना भी नामुमकिन है। शैलजा ने सहमति सूचक सर हिलाया। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, लेकिन हमें अगले कस्बे तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कहाँ से जाएंगे? मुश्किल से 3-4 मील आगे दाईं ओर से एक कच्ची सड़क जाती है। करीब 10 मील आगे जाकर वो दक्षिण की ओर जाने वाली एक अन्य कच्ची सड़क से मिल जाती है। उस पर हम कितनी दूर जा सकते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी बहुत सी सड़कें इस इलाके में हैं। उनसे गुजरकर लगभग 100 मील का फासला तय करने के बाद हम दोबारा इसी हाईवे पर जा पहुंचेंगे। और ऐसी सभी सड़कों को पुलिस वॉच तो करा नहीं सकती। पुलिस से बचने का यही एक तरीका था और ये कामयाब भी हो सकता था। विक्रम को एक नई आशा नजर आनी शुरू हो गई। जितना जल्दी हो सके हाईवे से दूर हो जाने में ही कुशलता थी। एक एक सेकंड कीमती था। 3-4 मील का मामूली फासला भी उसे 1000 मील की दूरी जैसा लग रहा था। उसने एक्सीलेटर पर और ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया। तभी दूर सामने एक कार की हेडलाइट्स टिमटिमाती नजर आई। मन ही मन कुड़ते विक्रम ने फौरन एक्सीलेटर पर दबाव कम कर दिया। तूफानी रफ्तार से किसी कार को पास करना खतरनाक था। वो पुलिस की पेट्रोल कार भी हो सकती थी। कार अब औसत रफ्तार से भाग रही थी। उस स्थान पर सड़क पर एक लंबा मोड़ था। अगली कार काफ़ी आगे जाती दिखाई देने के बाद दिखनी बंद हो गई थी। हेडलाइट्स की रोशनी में दाईं और एक कच्ची सड़क नज़र आ रही थी। यही है, शैलजा हाथ से इशारा करके बोली। विक्रम ने स्पीड को और कम करा और रियर व्यू मिरर पर देखा। पीछे एक और कार नज़र आ रही थी,
लेकिन वो काफ़ी दूर थी। अगले मोड़ पर विक्रम ने कार कच्ची सड़क पर उतार दी। उस वक्त आसपास किसी को ना पाकर उसने राहत महसूस की, मगर व्याकुलता पूर्ण तनाव के जिस दौर से वो गुजर रहा था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले उसमें कोई फर्क पड़ना भी नहीं था। क्षणिक बेफिक्री का दौर जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से गुजर भी गया। बेसमेंट में जो कुछ हुआ उसके लिए अकेली शैलजा जिम्मेदार थी, लेकिन उस सारे कांड में खुद विक्रम भी उसी की तरह गले तक फंस गया था। वो मौका वारदात पर मौजूद था। वो रिवॉल्वर भी शैलजा ने उसी की जेब से पार की थी और अब वो शैलजा की भागने में मदद कर रहा था। अगर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो चालाक शैलजा आसानी से सब कुछ उसके मत्थे मढ़ सकती थी और वो खुद अपने बचाव में कोई ठोस सफाई पेश नहीं कर पाएगा। पुलिस की निगाहों में शैलजा खुद को बेगुनाह साबित करने में भले ही कामयाब ना हो, लेकिन उसे अपने साथ फंसाने में ज़रूर कामयाब हो जाएगी। तभी उसे शैलजा की वो बात याद आ गई जो उसने कहा था कि पुलिस के हाथों में पड़ते ही वो खुदकुशी कर लेगी। उस हालत में सारी बला उसके अपने ही गले पड़ जाएगी। विक्रम सिरहन सी लेकर रह गया। इस सारे सिलसिले में उसे बस एक ही तसल्ली थी कि उसका इरादा नेक था। वो सूजी की जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था और अपने मकसद में कामयाब होते ही उसने शैलजा को कानून के हवाले कर देना था। लेकिन हालात ने जितनी तेज़ी से पेचीदा और ख़तरनाक मोड़ ले लिया था, उससे लगता था कि अपने मकसद में कामयाब शायद वो नहीं हो पाएगा, मगर वो आखिरी दम तक कोशिश करता रहेगा और वो इसका फ़ैसला कर चुका था। उसने इन सब बातों से दिमाग को झटक कर पुलिस से बचते हुए सकुशल सलीमपुर पहुंचने के बारे में सोचा। इस वक्त सबसे अहम काम यही था। जिस कच्ची सड़क से वो गुजर रहे थे वो ऊबड़ खाबड़, काफ़ी घुमावदार और खेतों के बीच से होकर गुजरती थी। दूर दूर तक कहीं कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। करीब 3 मील आगे जाने के बाद थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई और फिर सड़क जंगल से होकर गुजरने लगी। विक्रम ने कार रोक दी। क्या हुआ? शैलजा ने पूछा। तुम ड्राइव करो, उसने कहा और नीचे उतरकर कार की दूसरी साइड में पहुंच गया। शैलजा ने बिना कोई प्रतिरोध के ड्राइविंग सीट पर खिसक गई। विक्रम उसके द्वारा खाली की गई सीट पर बैठ गया। क्या चक्कर है? शैलजा ने पूछा। चक्कर तो वही 60 लाख का है। वो तो है ही, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? अगर इस इलाके का नक्शा मिल जाए तो उसे देखना चाहता हूँ। शैलजा खामोशी से कार ड्राइव करने लगी। विक्रम ने ग्लोव कंपार्टमेंट खोलकर टटोला तो उसे नक्शा हाथ में आ गया। उसे नक्शा खोलकर घुटनों पर फैलाया और उसका अध्ययन करने लगा। यहाँ रामनगर था। उसने एक स्थान पर उंगली रखी। इससे 200 मील दक्षिण में सलीमपुर था। उसने उत्तर दक्षिण वाले मेन हाईवे को दर्शाने वाली मोटी लाइन पर उंगली फिराई। इस प्रयास में हल्की लाइन द्वारा दर्शाई गई वो कच्ची सड़क भी उसे मिल गई जिससे वो गुजर रहे थे। उसी लाइन पर करीब 40 मील पश्चिम में एक और उत्तर दक्षिण जाती मेन रोड थी, लेकिन उस वक्त जहां उन्हें होना चाहिए था उससे थोड़ा ही आगे वो दूसरी कच्ची सड़क भी नज़र आ रही थी जिसके बारे में शैलजा ने बताया था। दक्षिण में करीब 30 मील दूर जाने के बाद वो पूरब पश्चिम जाती एक अन्य कच्ची सड़क से मिल गई थी। उस पर पश्चिम में करीब 15 मील जाने के बाद वो दक्षिण दिशा में जाती दूसरी सड़क पर पहुंच सकते थे। विभिन्न कच्ची सड़कों को दर्शाती हल्की लाइनों का जो जाल सा नक्शे पर बिछा हुआ था उसे गौर से देखते विक्रम को यकीन हो गया कि इस रास्ते से मंजिल तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन दोबारा मेन हाईवे पर वापस पहुंचने के लिए उन्हें करीब 150 मील का चक्कर काटना होगा और वहां पहुंचने के बाद कम से कम 3 सड़कें थीं जिनसे सलीमपुर पहुंचा जा सकता था। पुलिस उन सभी को कवर नहीं कर सकती थी, जबकि उनके सामने चॉइस थी कि सबसे ज़्यादा सेफ नज़र आने वाली को वो चुन सकते थे। सहसा उसके दिमाग में विचार आया, पेट्रोल? क्या पूरे सफ़र को तय करने लायक पेट्रोल टंकी में था? उसने फ्यूज़ गेज पर निगाह डाली। सुई जिस स्थान पर थी उससे साफ जाहिर था कि टंकी आधी से भी कम भरी हुई थी। इतने पेट्रोल में ये सारा सफ़र तय नहीं किया जा सकता था, ख़ास तौर पर इसलिए कि सड़क कच्ची और ख़राब थी और यहाँ भटक जाने का पूरा अंदेशा था। विक्रम ने फिर से नक्शे का अध्ययन किया। दक्षिण में करीब 75 मील जाने के बाद उन्होंने एक कस्बे से गुजरना था और नक्शे के मुताबिक वहाँ पेट्रोल पंप भी था,
वहाँ से टंकी भरवाई जा सकती थी। लेकिन अगर पेट्रोल की कमी को देखते हुए किसी वजह से पेट्रोल पंप बंद मिला या वहाँ पेट्रोल नहीं मिला तो यकीनन बुरी तरह फंस जाना था। लेकिन विक्रम को अपने भाग्य पर विश्वास था, इसलिए उसने नेगेटिव ढंग से नहीं सोचा। उसने शैलजा पर निगाह डाली। डैशबोर्ड के मध्यम सीमित प्रकाश का एक हिस्सा उसके चेहरे पर भी पड़ रहा था। कुशलतापूर्वक कार ड्राइव करती शैलजा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि वो किस किस्म की औरत थी। जिस्मानी खूबसूरती के लिहाज से बेहिचक लाखों में कही जाने वाली वो औरत ना जाने कैसी मिट्टी की बनी हुई थी। करीब आधा घंटा पहले ही उसने जानबूझकर और ठंडे दिमाग से एक और औरत की हत्या की थी। अपने पति की हत्या भी शायद इसी ने ही की थी। अपने आलीशान पुश्तैनी मकान में जिसमें उसकी अब तक की ज़िंदगी गुजरी थी, उसने यूं आग लगा दी थी कि मानो किसी और के मकान में आग लगा रही थी। और अब वो पुलिस से बचकर भाग रही थी। इस सब के बावजूद वो पूरी तरह से बेफिक्र और लापरवाह प्रतीत होती थी। उसे देखकर लगता था कि वो अपनी किसी सहेली के पास गपशप में वक्त गुजारने के लिए जा रही थी। अजीब औरत थी। उसे निसंकोच अत्यंत असाधारण स्त्री कहा जा सकता था, लेकिन किसी भी लिहाज से उसके चेहरे को किसी गुड़िया का भावहीन चेहरा नहीं कहा जा सकता था। वो चेहरा एक ऐसी गर्वीली सुंदरी का था जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उसके कुटिल दिमाग में हर वक्त एक नई चाल पनप रही होती थी, लेकिन उसका चेहरा जरा भी इस बात की चुगली नहीं करता था। अलबत्ता उस चेहरे से इस बात का एहसास ज़रूर होता था कि जज्बात नाम की चीज़ से कतई कोई वास्ता उसका नहीं था। हार का गम, जीत की खुशी और हालात की मजबूरी का कोई निशान उसके चेहरे पर कभी पकड़ नहीं हो पाता था। अगर इन चीज़ों का एहसास उसे होता भी था तो भी वो सब उसके अंदर तक ही सीमित रहता था। इसे अपने हाव भाव से जाहिर वो नहीं होने देती थी। उसके चेहरे और स्वभाव से किसी अनजाने के लिए उसके बारे में सही राय कायम कर पाना नामुमकिन था, और उसे जानने वालों के लिए समझ पाना नामुमकिन था कि वो कब कौन सी चाल चलकर उन्हें मात दे सकती थी। विक्रम अब तक इस असलियत को बखूबी समझ चुका था कि जिस तरह वो शैलजा को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसी तरह शैलजा भी उसे इस्तेमाल कर रही थी। वो ये भी जानता था कि शैलजा के मुकाबले में शह और मात की इस बाजी में अभी तक उसका अपना पड़ना भारी था। अब तो कोई फिक्र नहीं सता रही तुमको? शैलजा ने उसका ध्यान आकर्षित करते हुए पूछा। उसके स्वर में उपहास का पुट लश्कर करके विक्रम को ताव आ गया। सुनो, मैं जानता हूँ तुम एक कठोर औरत हो, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जिस भारी मुसीबत में तुमने मुझे फंसा दिया है ना, उससे निकलने में मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा, इसलिए इसे मजाक बनाने की कोशिश मत करो। ओके, नहीं करूँगी डियर। तुम पुलिस से बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारी तरह सिर्फ अपनी मौज के लिए ना तो मैं किसी की हत्या करके पुलिस को ये बताऊँगा कि तुम कहाँ हो। मेरी निगाह में कोई समझदारी नहीं है, और ना ही यहाँ ऊंची आंख जलाकर उनका ध्यान आकर्षित करने में। इसलिए दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना, वरना चोट खा जाओगी। हो तुम्हारे हाथों में डियर। हाँ, शैलजा मुस्कुराई। तुम भूल गए लगते हो मेरी ज़िंदगी और सलामती तुम्हारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। ओह, बेसमेंट में मेरे शरीर का टच भी। ऐसी बेकार की बातें मैं याद नहीं रखता। हाय, बड़े जालिम आदमी हो तुम। ये सारी दुनिया ही जालिम है। शैलजा कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वो चौराहे पर जा पहुँची। शैलजा ने कार बाईं ओर घुमा दी। सड़क अपेक्षाकृत चौड़ी थी और दोनों ओर पेड़ भी पहले की भांति घने नहीं थे। विक्रम को आगे पीछे दूर दूर तक कहीं भी कोई दूसरा वाहन नज़र नहीं आया। किसी सही जगह पर कार को सड़क से उतार लेना, वो बोला। क्यों? तुम्हें अपने कपड़े बदलने हैं? हो ठीक है। शैलजा ने स्पीड कम कर दी। चंद मिनट पश्चात उसने कार सड़क से नीचे उतारी और बांसों के झुरमुट के पीछे खुली जगह में इस ढंग से रोक दी कि उसे आसानी से वापस घुमाया जा सके। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर इग्निशन लॉक से चाबी निकाल ली। शैलजा मुस्कुराई। मुझ पर भरोसा नहीं है? विक्रम ने उसे घूरा। मुझे बेवकूफ़ समझती हो? नहीं। तो फिर कार में ही रहकर कपड़े बदल लो। जब बदल चुको तो मुझे बुला लेना।
वो कार से उतरकर बांसों के झुरमुट के पीछे जा बैठा। आसमान में छाए बादलों के कारण वातावरण अंधकारमय था। चारों ओर खाई खामोशी बोझिल सी महसूस हो रही थी। उस सुनसान स्थान पर वो बिल्कुल अकेले थे। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वो यहाँ थे। ये सही था, पुलिस जोर शोर से उन्हें तलाश कर रही होगी। रामनगर से बाहर जाने वाले सभी सड़कों की नाकेबंदी की जा चुकी होगी और गश्ती वायरलेस कार मेन हाईवे पर दौड़ रही होगी। लेकिन ये अनुमान लगा पाना आसान नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ थे। पुलिस विभाग में रह चुका होने की वजह से पुलिस की कार्यप्रणाली को वो खूब वाकिफ विक्रम जानता था कि पुलिस के पास अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई जादुई चिराग नहीं होता। तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाना, थ्योरी कायम करना, भाग दौड़ करके छानबीन करना वगैरह ही पुलिस कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, खासतौर पर इस जैसी स्थिति में। उसे लगभग पूरा यकीन था कि अगर तकदीर दगा नहीं दे गई तो वो पुलिस से बचकर भागने में कामयाब हो जाएगा। पुलिस एक साधन संपन्न और अधिकार प्राप्त सुसंगठित संस्था होती है, इसलिए उससे बच पाना मुश्किल होता है। मौजूदा हालात में भी बाजी उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन बाजी जीतने के लिए दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बातों की जानकारी उन्हें नहीं थी। वे लोग ना तो ये जानते थे कि शैलजा किस कार में भाग रही थी और ना ही ये कि उसके साथ एक आदमी भी था। कार का मेक नंबर वगैरह क्या थे और शैलजा का साथी, बशर्ते कि वो अनुमान लगाने में कामयाब हो गए थे कि शैलजा अकेली नहीं थी, कौन था और देखने में कैसा था। इसका सीधा सा मतलब था, अगर वो शैलजा को उनकी नज़रों से बचा सका तो इस बखेड़े से निकलने में भी कामयाब हो जाएगा। तभी शैलजा ने धीरे से हाँक लगाई। विक्रम उठकर कार के पास पहुंचा। पैसेंजर सीट पर बैठी शैलजा डोम लाइट की रोशनी में अपना मेकअप सही करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शैलजा ने गाउन नुमा मैक्सी उतारकर फालसाई रंग का सलवार सूट पहन लिया था और इस लिबास में वो और भी ज़्यादा आकर्षक नज़र आ रही थी। उसने होठ पर लिपस्टिक का आखिरी टच देकर छोटा सा शीशा और लिपस्टिक वापस हैंडबैग में रखकर उसकी ओर देखा। कैसी लग रही हूँ मैं? विक्रम ने डोम लाइट ऑफ कर दी। एकदम बढ़िया, कोई सोच भी नहीं सकता तुम एक और हत्या करके भागी हो। बार बार हत्या शब्द का प्रयोग मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों, क्या तुमने हत्या नहीं की? नहीं, मैंने उसे ख़त्म किया था ताकि उसके साथ ही उसकी चालाकियां भी ख़त्म हो जाएं। उस जैसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। उसे ठिकाने लगाकर मैंने उस पर एहसान किया था, वरना उसका अंजाम बेहद खौफनाक होना था। तुम उसे जो चाहे कह सकती हो, लेकिन कानून की निगाहों में वो हत्या ही थी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ओके ओके, मैं बहस नहीं करूँगी। विक्रम गौर से उसे देख रहा था। अब तुम अपने हैंडबैग से वो तीनों चाबियां निकालकर मुझे दे दो। शैलजा चौंकी। क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। तुमसे मुझे इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि मैं नहीं चाहता तुम किसी भी वजह से मुझे छोड़कर चली जाओ और मुझे तुम्हारी तलाश में भटकना पड़े। लेकिन वो अकेली चाबियां भी तो तुम्हारे लिए बेकार हैं। जानता हूँ, फिर क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तुम्हारे लिए बेकार वो नहीं है, और अगर आज रात हम बचकर भागने और सकुशल अपने ठिकाने पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो अचानक तुम फैसला कर सकती हो कि मेरी मदद की और ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें नहीं है, कम से कम उस कीमत पर तो बिल्कुल ही नहीं जो तुमने देने का वादा किया है। शैलजा ने खोजपूर्ण निगाहों से उसे देखा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? विक्रम कटुतापूर्वक मुस्कुराया। सवाल भरोसे का नहीं मैम, असलियत का है। हर वक्त तुम्हारी निगरानी मैं नहीं कर सकता, मुझे सोना भी होगा, और मैं नहीं चाहता कि जब तुम टॉयलेट जाओ तो वहाँ भी मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़े। खुद तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इससे पहले कि तुम्हारे दिमाग में गोल होने का विचार आए, मैं उन चाबियों को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। इससे मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी। शैलजा बड़ी ही सर्द निगाहों से उसे देख रही थी। विक्रम ने उसकी ओर हाथ फैला दिया। अभी मैं मांग रहा हूँ, अगर नहीं दोगी तो सख्ती से भी पेश आ सकता हूँ। शैलजा ने बगल से हैंडबैग से निकालकर चाबियाँ उसे दे दी। विक्रम ने चाबियाँ अपने पर्स में रख ली। गुड, इसी तरह सहयोग करते रहना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा।
शैलजा कुछ नहीं बोली। विक्रम ने अपनी रिस्ट वॉच पर देखा। 9:15 बज रहे थे। वक्त जाया करना खतरनाक था। वहाँ से भाग जाने में ही सलामती थी। कार वापस सड़क पर लाकर वो यथासंभव तेज़ रफ्तार से ड्राइव करने लगा। सड़क पर जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बने हुए थे, इसलिए उसे पुनः स्पीड कम कर देनी पड़ी। वो मन ही मन हैरान था कि शैलजा ने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो जा कहाँ रहे थे। शैलजा ने मानो उसके विचार पढ़ लिए थे। बाय द वे, हम जा कहाँ रहे हैं? सलीमपुर। वहीं क्यों? क्योंकि 60 लाख रुपए की रकम भी तो वहीं है। वहाँ तुम्हारा अपना तो कोई ठिकाना है? मैं वहीं रहता हूँ कहकर विक्रम ने अपना एड्रेस उसे बता दिया और फिर पूछा, याद रहेगा? हाँ। मुझे भी पुलिस से छुपा कर वहीं रखोगे? फ़िलहाल तो यही करना पड़ेगा। मतलब? मेरी मकान मालकिन 2 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गई है। इस तरह कम से कम 12 रोज़ तो तुम वहाँ रह सकती हो, विक्रम ने जवाब दिया। हालांकि वो जानता था 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त उसके पास नहीं था और उसे हफ्ते भर में ही ये किस्सा निपटाना होगा, लेकिन शैलजा को भुलावे में रखना ज़रूरी था। और उसके बाद कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे जो कि तुम ढूंढ ही लोगे। हाँ, यानी तुम्हें पूरा यकीन है कि करीब 2 महीने तक तुम मुझे छुपा कर रख सकते हो? हाँ। और तुम्हारी अब तक की परफॉर्मेंस देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है तुम ऐसा कर सकोगे, शैलजा ने कहा और फिर संक्षिप्त मौन के पश्चात बोली, अब तुम्हारे बारे में बात चल ही रही है तो ये भी बता दो, तुम असल में हो कौन? मेरा नाम विक्रम है, विक्रम खन्ना। है, ये तुम्हारा असली नाम है? हाँ, मेरे यार दोस्त मुझे विक्की कहते हैं। करते क्या हो? बेकार हूँ, तगड़ा हाथ मारने के फेर में रहता हूँ। लगता है अब तुमने मुझ पर एतबार करने का फ़ैसला कर लिया है, इसलिए अपने बारे में ये सब बता रहे हो। पहले बताने का मौका ही कब मिला था? हंटिंग कैंप के उस बंगले के बारे में नहीं बता सकते थे? नहीं, क्योंकि वहाँ तुम्हारे चाहने वाले वो दोनों भाई बहन भी मौजूद थे। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। खैर, अगर हम सही सलामत सलीमपुर पहुँच जाते हैं तो इस कार का तुम क्या करोगे? तो मैं अपने फ्लैट में पहुंचाने के बाद इसे एयरपोर्ट पर छोड़ दूंगा और वहां से टैक्सी से वापस आ जाऊंगा। क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्यों, इसमें क्या खराबी है? जब तक तुम मुझे इस इलाके से बहुत दूर कहीं पहुंचाओगे तो हमें प्लेन से सफ़र करना होगा। ये सोचते हुए कार को एयरपोर्ट की बजाय किसी दूसरे स्थान पर छोड़ना ही बेहतर होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ पुलिस को ये पता नहीं चल सकेगा तुम इसी कार द्वारा भागी हो, और अगर पता चल भी जाता है और ये कार उन्हें एयरपोर्ट पर मिल भी जाती है तो समझेंगे कि तुम प्लेन पकड़कर कहीं दूर भाग गई हो, जबकि किसी दूसरी जगह कार छोड़ने से उन्हें ये समझने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उस हालत में वो सीधा एक ही नतीजा निकालेंगे कि तुम सलीमपुर में ही कहीं हो। और अगर उन्होंने विभिन्न फ़्लाइट्स की पैसेंजर लिस्ट चेक करने और फ़्लाइट्स के क्रू से पूछताछ करी और इस वजह से नतीजा निकाल लिया तब? उस सूरत में तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। तुम सड़कों पर नहीं निकल सकोगी, और सड़कों पर निकले बगैर मैं बैंक से रकम कलेक्ट नहीं कर पाऊंगी। जानता हूँ। तो फिर इस कार को रेलवे स्टेशन पर छोड़ना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ से किसी पैसेंजर के बारे में मालूमात हासिल करना एयरपोर्ट के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है। विक्रम को उसका ये विचार पसंद आया। ठीक है, हम पुलिस की सरगर्मी ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, उसने कहा। और उन बैंक लॉकर्स को तुमने कब तक का किराया चुकाया हुआ है? अगले साल 31 मार्च तक का। तब तो कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, तुम आराम से छुपी रहकर इंतज़ार कर सकती हो। इस बीच तुम्हारा हुलिया बदलने का भी कोशिश हम करेंगे। हाँ, इस बारे में कोई योजना है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे इन लंबे घने और स्याह बालों को काट कर छोटा करके इनका रंग भी बदला जा सकता है, विक्रम सोचता हुआ बोला। धूप से स्किन लोशन की मदद करके तुम अपनी इस गोरी चमड़ी को थोड़ा गेहुआ बना सकती हो। बालों के हिसाब से आंखों का रंग बदलने के लिए कलर्ड प्लेइंग कॉन्टेंट लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हो। चेहरे पर गहरा मेकअप किया जा सकता है और भड़कीला लिबास भी पहना जा सकता है। इस सब से तुम्हारा हुलिया काफ़ी हद तक बदल जाएगा। बाकी कमी तुम अपने हाव भाव बोलचाल वगैरह से पूरी कर सकती हो।
फिर उसने तनिक रुक कर पूछा, जिस बैंक में तुमने लॉकर्स लिए हुए हैं वहाँ अब तक तुम कितनी बार जा चुकी हो? लॉकर्स किसी एक बैंक में ना होकर 3 अलग अलग बैंकों में है और मैं वहाँ सिर्फ एक बार ही गई हूँ। तो उन बैंक के मैनेजर या स्टाफ के दूसरे लोग जाती तौर पर तुम्हें जानते हैं? नहीं। इसका मतलब है तुम्हारा हुलिया उन्हें याद नहीं होगा, और जब तुम बदले हुए हुलिये में वहाँ पहुँचोगी तो किसी का भी ध्यान तुम्हारी ओर नहीं जाएगा। उम्मीद तो यही है, शैलजा बोली। अगर तुम्हारे फ्लैट में या दूसरी किसी जगह 2 महीने तक बंद रहकर मैं पागल नहीं हो जाती हूँ और बगैर किसी का ध्यान आकर्षित किए बैंकों से रकम निकाल पाने में मैं कामयाब हो जाती हूँ, तो इसके बाद क्या होगा? तुम्हें रकम सहित पुलिस के हवाले करके मैं 1 लाख का इनाम पाने का हकदार हो जाऊंगा, विक्रम ने मन ही मन कहा। लेकिन परकट में बोला, अपने वादे के मुताबिक अपने ही मुल्क में या बाहर जाकर कहीं तुम जहाँ भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है मेरी हत्या करके तुम खुद ही रकम लेकर गोल हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी तरह हत्या करने लायक हौसला मेरे अंदर नहीं है। तुम्हें दिए गए अपने वादे को मैं पूरी तरह निभाऊंगा, और जब तक तुम रकम मेरे हवाले कर दोगी तो भला मुझे अपना वादा निभाने में क्या एतराज़ होने लगा, जबकि तुम उससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यानी तुम अपना वादा निभाओगे? बेशक। मान लो मैं इसी मुल्क में दूर किसी शहर में पहुंच गई, फिर क्या होगा? वही जो तुम करोगी। तुम्हारा हुलिया तो बदल ही चुका होगा, अपना नाम और बदल लेना। फिर अगर तुम अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी को भुलाकर अपनी ज़बान बंद रखने की एहतियात बरतोगी तो कभी किसी को तुम्हारी असलियत का पता भी नहीं चल सकेगा। यानी दूर कहीं जाकर मैं किसी क्लब वगैरह में नौकरी कर लूँ? हाँ, वैसे तुम्हें ज़्यादा दिन नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी जिस्मानी खूबसूरती के फेर में जल्दी ही अकल का अंधा और गांठ का पूरा कोई ऐसा आदमी ज़रूर फंस जाएगा जिसकी दौलत के दम पर तुम बाकी ज़िंदगी ऐश से गुजार सकोगी। तो तुम्हारा मतलब मेरा इस वक्त की जिस्मानी खूबसूरती से है या हुलिया बदल लेने के बाद किसे है? दोनों ही हालतों में हाहाकारी रहोगी और तुम्हें अपने इतने कदरदान मिल जाएंगे कि तुम गिनती नहीं कर सकोगी, और उनमें जो भी अपने हिसाब से तुम्हें सही जचे उसी के साथ चिपक जाना। कदरदानों की उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम होगा? नहीं। क्यों?